हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? हम लोग सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग वाले कोर्स में जेनेटिक्स यूनिट में अपनी सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि इस कोर्स का सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, हेडिंग डाल के बात स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या देख चुके थे पिछली क्लास में? देखो, हम लोगों ने रेप्लिकेशन टॉपिक को खत्म किया था। रेप्लिकेशन क्या है? एक ऑटो कैटालाइटिक प्रोसीजर था, जो कि देखो वापस लिख देती हूँ इसको, रेप्लिकेशन को, जो कि एक ऑटो कैटालाइटिक प्रोसीजर था और डीएनए अपने ऊपर एक और अपने जैसा डीएनए का फॉर्मेशन करता है, जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं। इसमें मैंने आपको पूरे स्टेप्स बताए थे कि आपको न्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन करना पड़ेगा, फिर उसकी अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा, टेंशन को रिलीज करना पड़ेगा, और टेंशन को रिलीज करने के साथ आपको एक आरएनए प्राइमर की ज़रूरत है। आरएनए प्राइमर एक तरीके से मान लो इंटरमीडिएटरी स्ट्रक्चर था, जो कि आपके डीएनए पॉलीमरेज को गाइड करता है कि आपको आरएनए जो आरएनए प्राइमर है, जो कि छोटे छोटे आपके आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, उसमें क्या होता है, आप 3' एंड पे जाकर बैठ जाओगे। आरएनए प्राइमर हमेशा, जैसे आपका डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो भी एंड 3' उसको पहले नियर बाई क्लोज नजर आएगा, आपका आरएनए प्राइमर उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है। फिर वो डीएनए पॉलीमरेज को अलाउ करेगा कि आप आओ, मैं आपको गाइड करूंगा, और आप जो न्यू डीएनए बनाओगे वो आप क्या करोगे, 5' से लेके 3' तक बनाते चलोगे। क्योंकि आरएनए प्राइमर आएगा तो 3' का कॉम्प्लीमेंट्री 5' ही आएगा, तो डीएनए स्ट्रैंड वो हमेशा 3' से 5' चुनेगा, लेकिन जो डीएनए बनेगा प्राइमर के बाद, डीएनए पॉलीमरेज के बाद, वो हमेशा 5' से 3' प्राइम तक या डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, और क्या देखा था हम लोगों ने रेप्लिकेशन में? देखो, रेप्लिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हमें अपनी डीएनए का जेनेटिक मटेरियल या व्हाटएवर द जेनेटिक कोड, अभी देखो इसके बाद आप आज ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे, उसके बाद जेनेटिक कोड पढ़ोगे, तो जेनेटिक कोड का टॉपिक अभी आना बाकी है, तो आप सिर्फ इसका नाम देखो। देखो, डीएनए है, डीएनए के ऊपर आपने कोडिंग देखी है, जीन की कोडिंग, जेनेटिक की कोडिंग, जैसे मैंने बोला AUG TTC और AUG या GUCC TTA लिखा हुआ है, मतलब एक स्ट्रैंड पर आपका न्यूक्लियोटाइड बैठा हुआ है। भाई, डीएनए का एक स्ट्रैंड किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। उसकी बैकबोन किसकी बनी हुई है? बैकबोन आपके शुगर, जो आपका पेंटोज शुगर है, और फॉस्फेट ग्रुप की बनी हुई है, और नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, अंदर पॉइंट करते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो आपके बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करते हैं, ATGC। बस आरएनए में क्या हो जाता है, जो टी थाइमीन होता है उसको यूरासिल रिप्लेस कर लेता है। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से जो भी आरएनए प्राइमर है वो आपके डीएनए पॉलीमरेज को गाइड करता है और धीरे धीरे डीएनए बनाने लगता है। तो जो एक स्ट्रैंड होता है उस पे तो डीएनए बिल्कुल कंटिन्यूस बनता है, जिससे आप कंटिन्यूस या फिर लीडिंग स्ट्रैंड कहते हो, और उसका जो सामने वाला स्ट्रैंड होता है, अपोजिट स्ट्रैंड होता है, उसमें चूंकि 3' एंड आपको एकदम फ्री नहीं मिल पाता, वो बीचों बीच कहीं ना कहीं से निकलता है, तो जो भी डीएनए बनेगा सेमी कंजर्वेटिव मेथड से, वो क्या होगा? अच्छा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड किसने प्रूव किया था? फिर रिवाइज करें तो कौन से 2 साइंटिस्ट से? मेसलसन एंड स्टॉल ने, याद है आपके? नाइट्रोजन, हैवी नॉर्मल नाइट्रोजन को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके थ्रू उन्होंने प्रूव किया था कि ऐसे तो वॉटसन एंड क्रिक ने बहुत सारे मेथड्स को बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव भी होता है, डीएनए रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव भी होता है, लेकिन जो एक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट, क्योंकि लिविंग में आप 2 तरीके के ही पढ़ोगे, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, तो वो दोनों सेमी कंजर्वेटिव मेथड को फॉलो करते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लेटेस्ट तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, या जो भी एक्सेप्टेड डीएनए रेप्लिकेशन है, वो सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, अब एक स्ट्रैंड का जो डीएनए है वो आपका लीडिंग या कंटिन्यूस हो जाएगा, और दूसरा वाला लैगिंग और डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर
जो अब जैसे डिसकंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड बने, तो एक स्ट्रैंड बना, देन देयर इज अ गैप, देन एक स्ट्रैंड बना, तो उस पर्टिकुलर एक डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? न्यू स्ट्रैंड को। मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं न्यू स्ट्रैंड के बारे में बात कर रही हूँ। वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका एक सेगमेंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाएगा। और दोनों फ्रेगमेंट्स, अब जैसे फ्रेगमेंट्स हो गए, अब देखो एक स्ट्रैंड तो आपका कंटिन्यूस है, एक स्ट्रैंड तो क्या है आपका? कंटिन्यूस स्ट्रैंड है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर एक स्ट्रैंड जो बना है वो ऐसा डिसकंटिन्यूस बना है। भाई जो पेरेंट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो तो ये है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो मैं न्यू स्ट्रैंड बनाना चाह रही हूँ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन से, वहां पर क्या होता है कि एक स्ट्रैंड तो आपका कंटिन्यूस बन गया और एक स्ट्रैंड ऐसा डिसकंटिन्यूस बन गया। अब इज इट ओके? आर यू फाइन विद दिस स्ट्रक्चर? आप चाहोगे नहीं, इट इज गुड, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, इट इज इजी, तो हमें डिसकंटिन्यूटी क्या करेंगे? हटा देंगे और इन फ्रेगमेंट्स को क्या कर देंगे? आपस में चिपका देंगे, जोड़ देंगे बाय डीएनए लाइगेज, बाय डीएनए लाइगेज। लाइगेज मतलब एक ऐसा एंजाइम है जो एडिशन, गोंद की तरह काम करता है आपके बायोटेक्नोलॉजी में। जब भी आपको दो छोटे छोटे जीन या डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस पे फ्रेगमेंट्स को चिपकाना या जोड़ना रहता है, तो आप डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम का यूज करोगे। क्योंकि हमारी बॉडी में तो इतना हम यूज नहीं कर सकते कि हमने फेविस्टिक उठाई, बीच में लगाया और फ्रेगमेंट जुड़ गया, नहीं। हमारी बॉडी में हर चीज का कंट्रोल केमिकल्स, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स के द्वारा है। और बात अगर हम प्रॉपर रेप्लिकेशन से करें, तो अभी देखो यहां पर रेप्लिकेशन क्या होता है आपका? खत्म होता है। आप बोलोगे ओके, इट इज गुड कि डीएनए ने अपनी एक और ऐसी कॉपी बना दी, लेकिन इस डीएनए के ऊपर जो भी जेनेटिक कोड लिखा हुआ है, जिसके बारे में विस्तार में आप आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हो, जेनेटिक कोड का मतलब क्या है? एक्चुअली जेनेटिक कोड इज इंडिकेटिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब वो डीएनए की भी हो सकती है, वो आरएनए की भी हो सकती है। एक्चुअली इट इज इंडिकेटिंग द पैटर्न इन विच द नाइट्रोजन बेसेस आर अरेंज्ड। नाइट्रोजन बेसिस कौन से हैं? एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। इन केस ऑफ डीएनए के बारे में बात कर रही हूं। जैसे यहां पर आपका जेनेटिक कोड लिखा हुआ है AUG, TTC, UGC। ऐसा समझ लो कि ये एक डीएनए के टेम्पलेट पे लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दूसरा स्ट्रैंड, उसके सामने वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, अगर वो पैलिंड्रोमिक हो गया तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेकिन मान लो पैलिंड्रोमिक नहीं है, हमने कुछ भी लिख दिया कि GGC, ठीक है, AGC, ATC, अच्छा यूरासिल तो कंसिडर, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, ये लिख दिया। अभी मैं देखो जेनेटिक कोड लिखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, मैं उनको नहीं कर रही हूं, मैं नॉर्मल तरीके से लिख रही हूं। अब ये जो जेनेटिक कोड है, मैं एक लाइन आपको अभी हिंट दे देती हूँ कि जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जेनेटिक कोड है जो कि ट्रिपलेट्स है, ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड्स का है, भाई ये एक न्यूक्लियोटाइड को इंडिकेट कर रहा है जिसमें नाइट्रोजन बेस साइटोसिन है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड को इंडिकेट कर रहा है जिसका नाइट्रोजन बेस ग्वानिन है। ये यू मत यूज करो, सॉरी टी यूज कर लो या ए यूज कर लो। एक इसको इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और ये एडिनाइन नाइट्रोजन बेस को इंडिकेट कर रहा है, और ये तीनों बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आपका जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये सब जुड़े हुए हैं। अब ये जो मतलब मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट जो इसके बाद वाला लेक्चर पढ़ाने वाली हूं उसके बारे में आपको हिंट दे रही हूं, क्योंकि ये समझना पड़ेगा। ये जो जेनेटिक कोड है, अब ओके जेनेटिक कोड है, अब ये जेनेटिक कोड पर्टिकुलर किसी चीज ट्रेट को क्या करता है, बताता है ना कि ये आई कलर है या स्किन कलर है या यहाँ पर मसल का फॉर्मेशन है। क्योंकि देखो अगर जेनेटिक कोड है तो सेक्स कैरेक्टर्स भी कोड होंगे और आपके जो जनरल ऑटोजोमल कैरेक्टर्स हैं वो भी कोड होंगे, ठीक है। अब कोडिंग में क्या है, बॉडी, देखो ये कोड क्या है, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल है। ये कोड क्या है, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल है।
अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपकी बॉडी किसी भी चीज को कोड करना चाह रही है, आपकी बॉडी किसी भी फीचर को दिखाना चाह रही है, तो वो क्या करेगी कि अरे ये कोडिंग तो फिंगर की, मैं AGC यहाँ लिख देती हूँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, AGC लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस कोड को पढ़ेगा कौन? मैं कह रही हूं कि हमारी बॉडी के अंदर देखो, मेरी बॉडी में सारा काम अभी कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर DNA है। DNA अब जेनेटिक कोड को लेके बैठा हुआ है, ये DNA है, ये न्यूक्लियस जेनेटिक कोड को लेके बैठा हुआ है। अब ये जो जेनेटिक कोड है, ये बॉडी क्या होनी चाहिए? पढ़नी चाहिए। इस जेनेटिक कोड को बॉडी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और इसका रिस्पेक्टिव प्रोटीन बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था, बायोटेक्नोलॉजी में भी बताया था कि DNA में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड लिखी हुई है, स्टोर है, वो हमारी बॉडी में एज अ फीचर्स एक्सप्रेस होती है जीन के द्वारा। और इनडायरेक्टली बोलूं तो जीन अपने आप को प्रोटीन के द्वारा एक्सप्रेस करता है वाया द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब ये भी टॉपिक ही है जो चल रहा था, जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। उसका नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन दी जाए तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ mRNA ऑन द टेम्पलेट ऑफ DNA। ठीक है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में फर्क है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। रेप्लिकेशन में DNA की टेम्पलेट के ऊपर एक और DNA बन रहा था जो कि ऑटोकैटालाइटिक प्रोसीजर है। यहां पर DNA की टेम्पलेट के ऊपर, यहां पर DNA की टेम्पलेट के ऊपर mRNA फॉर्म हो रहा है, मैसेंजर RNA, जो फर्दर rRNA और tRNA की मदद लेकर इस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड को लेके जाएगा, रीड करवाएगा, एनालाइज करवाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा। और जो देखो, ये आपका जीन है, ये पर्टिकुलर जो एक सेगमेंट है, ये क्या है स्टूडेंट? आपका जीन है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा इस बात को ध्यान से सुनो। मैं कह रही हूं ये जीन है, जीन है, जीन है। इस जीन के अंदर जेनेटिक कोड है जो कि 3 ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेसिस का बना हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है। जेनेटिक कोड के रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक कोड एक टॉपिक आने वाला है जिसके अंदर कोडिंग किस तरीके से लिखी जाती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। ठीक है, कि भाई कोडिंग स्पेसिफिक होती है, कोडिंग रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऐसा दुनिया भर की चीजें लिखी हुई, वो उस टाइम पे देखेंगे। तो अगर बॉडी को ये जेनेटिक कोड पढ़ना है तो अब आप बोलोगे कि फिर क्या दिक्कत है जब DNA को बना रहा है? नहीं, मैंने आपको पिछली बार भी क्लास में 3-4 बार इस चीज को रिपीट किया था कि DNA का महत्व सिर्फ इतना है कि DNA सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड करता है। अब ये समझ लो कि ये एक तरीके के पासवर्ड हैं जो आपको हैक करने हैं। अगर बहुत ही प्रैक्टिकल लैंग्वेज में मैं इस बात को और ज्यादा क्लियर करूंगी, कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे आप कभी कभार मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर लिया, समझ लो उसकी लैंग्वेज बहुत अजीब सी कोडिंग में लिखी हुई है, आपको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं उसी को ट्रांसलेट हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आती है, आपको बांग्ला समझ में आती है, मराठी, कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो आपके लिए जो आप समझ सकते हो, अगर उसमें कन्वर्ट कर दूंगी तो आपको आसानी हो जाएगी, तो वो चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी? ईजी हो जाएगी। सिमिलरली DNA सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इन दी फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक जो मटेरियल है उसको स्टोर करता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस कौन करता है? भाई समझ लो ये एक जेनेटिक कोड है और ये आई कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, जो कि मेरी बॉडी में ये थोड़ी कि मैं आई के ऊपर AGC लिख दूंगी, मैं तो आई का कलर शो करूंगी, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, उसकी कोडिंग DNA में है। तो उस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड को एक्सप्रेस करने के लिए आपको, या उस पर्टिकुलर जीन को, जेनेटिक कोड या जीन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको प्रोटीन्स की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, और जीन अपने आप को प्रोटीन्स के थ्रू एक्सप्रेस करवाएगा। तो अगर इस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड के रेस्पेक्ट में मुझे प्रोटीन बनाना है तो इसको पढ़ना भी तो आना चाहिए। जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं अपनी सहूलियत के हिसाब से, कहाँ से उसे कन्वर्ट करूंगी प्रोटीन में, कहाँ से प्रोटीन बॉडी में जाएगा और एक्सप्रेस करेगा कि भाई ऐसा हेयर कलर है, ऐसा आई कलर है, ऐसा स्किन कलर है, ऐसा फिंगर्स की शेप है, ऐसा बॉडी टर्मिनोलॉजी, ऐसा इम्यूनोलॉजी है। बात समझ में आई?
तो इसलिए हमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर की मदद मिली या हमें ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प लेनी पड़ी कि डीएनए की टेम्पलेट के ऊपर, डीएनए की कोई भी एक टेम्पलेट के ऊपर, या ध्यान से सुनना कि रेप्लिकेशन प्रोसीजर में क्या होता है कि रेप्लिकेशन दोनों डीएनए की टेम्पलेट्स पे होता है, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स पर होता है। जो पेरेंट डीएनए होता है, जो दो पेरेंट डीएनए होंगे उन्हें आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कहोगे, और जो न्यू बनेगा उसको आप न्यू स्ट्रैंड बोलोगे। बात समझ में आई? टेम्पलेट स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड, टेम्पलेट या पेरेंट स्ट्रैंड, ऑफस्प्रिंग स्ट्रैंड समझने के लिए बोल सकते हो। लेकिन रेप्लिकेशन क्या होता है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि डीएनए की दो स्ट्रैंड में से कोई भी एक स्ट्रैंड के ऊपर होता है। मतलब जो डीएनए की दो स्ट्रैंड है उनमें से किसी एक स्ट्रैंड के ऊपर आपका एमआरएनए बनेगा, ठीक है। दूसरा स्ट्रैंड सिर्फ हेल्प करेगा, एक रेफरेंस देगा, पर उसके ऊपर एमआरएनए नहीं बनेगा। तो क्या लिखूंगी? प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए on any one template of DNA। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन, देन वी विल गो फर्दर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA ऑन एनी वन टेम्पलेट ऑफ DNA। देखो थोड़ा सा आरएनए की इंफॉर्मेशन लेते हैं। आरएनए आपके पास मेनली तीन तरीके के हैं। देखो हमारा जो सेल होता है, हमारा एक सेल है, थोड़ा सा आप सेल के बारे में नॉलेज लो, ट्रांसक्रिप्शन आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन क्या बड़ा नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन बहुत छोटा सा टॉपिक है। मैं आपको फ्लो चार्ट में लिखाऊंगी, आपको ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रायर आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। लिखो मत, सिर्फ मेन पॉइंट्स देख लो। हमारी बॉडी में सेल है, सेल एक कंपार्टमेंट के फॉर्म में होता है, जो कि रॉबर्ट हुक ने बताया था। सेल में अगर आप एक किसी भी प्लांट और एनिमल सेल के बारे में बात करो, साइटोप्लाज्म हर जगह होता है, न्यूक्लियस हर जगह होता है। तो रेप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो तो एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर अगर आप पर्टिकुलर यूकैरियोट्स के बारे में बात करो, जिसमें मेनली ऑर्गेनिजम्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कहीं कहीं सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो अगर आप एक न्यूक्लियस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में बात कर रहे हो, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मैं कह रही हूँ ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है, तो दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए का काम करेगा। आरएनए के आगे जब एम लगता है तो वो मैसेंजर आरएनए हो जाता है। आरएनए के आगे अगर आर लगता है तो वो राइबोसोमल आरएनए हो जाता है, और आरएनए के सामने अगर टी लगता है तो वो ट्रांसफर आरएनए हो जाता है। तीनों के नाम का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसमें से कोई एक स्ट्रैंड रिस्पॉन्सिबल है एमआरएनए को फॉर्म करने के लिए। तो जो बना रहा है वो टेम्पलेट हो गया। ठीक है, आगे और क्या अपन बात करते हैं। तो एमआरएनए किसके अंदर बना? न्यूक्लियस के अंदर बना। अब ये एमआरएनए क्या करेगा? न्यूक्लियस से बाहर आकर कहाँ आएगा? ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में दुनिया भर के सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके ऊपर बैठे हुए राइबोसोम्स भी हैं। साइटोप्लाज्म में इंडिविजुअली स्कैटर्ड राइबोसोम्स भी हैं। ठीक है, और आपके पास साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रोटीन्स भी हैं, फ्रीली घूमते हुए अमीनो एसिड्स भी हैं। आपको इन अमीनो एसिड्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, अमीनो एसिड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा, जब जाके आप प्रोटीन का निर्माण करोगे, और वो प्रोटीन इस जेनेटिक कोड को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा? तो जो एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बन रहा था, वो एमआरएनए क्या करेगा? देखो आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड पर सपोज करो ये आपकी जेनेटिक कोड लिखा हुआ है, मतलब ये जो डीएनए है ये अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड रख रहा है। एमआरएनए इस वाले डीएनए स्ट्रैंड पे बना और पूरी की पूरी इसकी जेनेटिक कोड को इसने कॉपी कर लिया। ही इज मास्टर इन कॉपिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, कॉपी कर लिया इसने।
ये mRNA सपोज करो ये mRNA बन रहा है, ये mRNA बन गया। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक स्ट्रैंड पर mRNA का फॉर्मेशन हो रहा है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जिससे आप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कह रहे हो। तो इसने क्या किया, इसने ये कॉपी कर लिया, ये सपोज करो इसने ये कॉपी कर लिया, ये जेनेटिक कोड था कॉपी हो गया, दूसरा जेनेटिक कोड है कॉपी हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। ये जेनेटिक कोड क्या हो गया है, कॉपी हो गया है। अब जेनेटिक कोड mRNA ने, देखो mRNA ने अपना एक स्ट्रैंड बनाया, खुद एक आइडेंटिटी क्रिएट की, और वॉटेवर जो डीएनए के ऊपर कोड था उसको उसने कॉपी कर लिया। अब mRNA क्या करेगा, mRNA मैसेज है भाई, mRNA के ऊपर क्या मैसेज है ना, वो मैसेज लेके वो बाहर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ गया वो। अब वो क्या करेगा, वो राइबोसोम के पास जाएगा, वो क्या करेगा, राइबोसोम के पास जाएगा, और वहां पर जो आपका राइबोसोमल आरएनए है उसको बोलेगा कि प्रोटीन बनाओ, ठीक है। मैं मैसेज लेकर आ गया हूं, देखो मैंने पहला काम कर दिया, वो होता है ना कि आप चाबी लेकर आओ या पासवर्ड लेकर आओ फिर अपन कुछ खोलेंगे, तो वो पासवर्ड लेके आ चुका है, वो इंफॉर्मेशन लेके आ चुका है। अब वो राइबोसोमल आने को बोल रहा है, भाई राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री ना हमारी बॉडी की। एक्चुअली जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो राइबोसोम नाम का सेल ऑर्गेनेल करता है, चाहे वो ईआर पे बैठा हुआ या वो स्कैटर्ड फॉर्म में हो। अब राइबोसोम बोलता है कि ठीक है, आप जो जेनेटिक कोड लाए हो मैं उसके रेस्पेक्ट में प्रोटीन बना दूंगा, और जो फीचर्स हैं उन्हें बॉडी में एक्सप्रेस कर दूंगा। बहुत ईजी सी बात है। लेकिन आटा गूंदने के लिए आटा चाहिए भी तो सही, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड भी तो चाहिए। तो आरआरएनए सिग्नल देता है टीआरएनए को कि आप अमीनो एसिड को ढूंढो और उसको मेरे पास लाके छोड़ो, ट्रांसफर कर दो मुझे। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास एमआरएनए तो बैठा ही हुआ है, मैं एमआरएनए की कोड को पढ़ता जाऊंगा, अमीनो एसिड लेके प्रोटीन बनाता जाऊंगा, कोड को पढ़ता जाऊंगा, अमीनो एसिड लेके प्रोटीन बनाता जाऊंगा। पहले मैं ये कोड पढ़ूंगा, फिर मैं प्रोटीन बनाऊंगा, फिर मैं दूसरा कोड पढ़ूंगा, फिर भी मैं प्रोटीन बनाऊंगा, तीसरा कोड पढ़ूंगा, फिर भी मैं प्रोटीन बनाऊंगा। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ बहुत आसान है? बोलने में आसान लग रही होगी, समझने में आसान लगी होगी, बट दिस मशीनरी इज द मोस्ट टिपिकल एंड कॉम्प्लेक्स मशीनरी ऑफ आवर बॉडी। अगर एक कोड भी गलत पढ़ लिया, अगर आरआरएनए ने एमआरएनए के ऊपर एक कोड भी गलत पढ़ लिया और आगे पीछे प्रोटीन बना दिया, तो आपकी बॉडी में वो एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे जो आपको चाहिए। कभी कभार आपने देखा होगा, आपकी 10 उंगलियां हैं, किसी की 2 उंगलियां और हो जाती हैं, 15-20 उंगलियां हो गई, या आंख ढंग से नहीं बनी, नोज नहीं ढंग से बनी, या बालों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, फेस अजीब सा बना हुआ है, तो एक्चुअली दिस इज अ डिफेक्ट। पढ़ा था आपने पिछली क्लास में, क्रोमोसोमल डिफेक्ट, जीन डिफेक्ट। तो ये जीन डिफेक्ट है ना, ये जीन जो जेनेटिक कोड को लेके बैठ रहा है, सपोज करो ये कोडिंग इसने एजीसी ना पढ़कर एसीजी पढ़ ली, सपोज करो आरआरएनए ने एमआरएनए के इस कोड को गलत पढ़ लिया, तो उसके हिसाब से तो कोड सही है ना, कोई ना कोई प्रोटीन बन ही रहा होगा, लेकिन वो प्रोटीन इस समय जरूरत नहीं है बनाने की, ऐसा एक्सप्रेशन मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तो कुछ और देखना चाहती थी और बन कुछ और गया। सो दिस इज द मोस्ट टिपिकल एंड द मोस्ट कॉन्शियस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जिसमें अगर एक भी जीन आपने आगे, जैसे आपने बोला क्या हुआ, 1000 जीन पढ़े, एक में गलती कर दी तो क्या हुआ, तो वो गलती वैसे चलती है, लेकिन बॉडी में उसका असर बहुत ही भयानक दिखता है। डिसऑर्डर हो सकते हैं, कोई माल फंक्शनिंग हो सकती है। मान लो वो आपकी बॉडी के कार्डियो सिस्टम को कोड कर रहा है और उसने वॉल्व नहीं कोड की, सपोज करो एक वॉल्व ही नहीं होता ना, बचपन में छेद हो गया, वॉल्व नहीं है, तो कोई ना कोई कोड जो उसको कर रहा होगा वो गलत पढ़ने में आ गया है, या वो पढ़ा ही नहीं, सपोज करो स्किप हो गया, ये कोड स्किप हो गया आरआरएनए से। भाई एमआरएनए तो अपना काम खत्म कर दिया ना, कि भाई मैं तो लाके बैठा हूँ, आप पढ़ो। अब उसने या तो ढंग से नहीं पढ़ा, आगे पीछे पढ़ लिया, या देखा ही नहीं। भाई मिस्टेक तो किसी भी सेंस में हो सकती है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। तो जो जीन जेनेटिक कोड को लेके बैठा हुआ है, उसका ये जो प्रोसीजर होता है एक्सप्रेशन का, ये एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम टाइम पर होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। आप बोलोगे क्या हुआ, मैं तो पहले ट्रांसलेशन कराऊंगा। अरे आप ट्रांसलेशन कराओगे कैसे, पहले एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में बाहर आके ही तो वो कोडिंग को पढ़ेगा और प्रोटीन बनाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए का फॉर्मेशन होना,
और ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड के रेस्पेक्ट में बॉडी जब प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करती है, सिंथेसाइज करती है, और जो जीन प्रोटीन के थ्रू एक्सप्रेस करता है अपनी चीज़ों को, उसे आप ट्रांसलेशन कहोगे। तो रेप्लिकेशन में क्या है, रेप्लिकेशन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए बनाने में, वेदर आप लीडिंग या कंटिन्यूस बनाओ या लैगिंग या डिसकंटिन्यूस बनाओ, पर दोनों स्ट्रैंड इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और एक साथ काम होता है। ऐसा नहीं कि पहले मैं ये स्ट्रैंड बनाऊंगा 10 मिनट लगेंगे फिर आप करना, नहीं। जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, वेदर आरएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, चाहे वो कंटिन्यूटी में काम करे या वो डिसकंटिन्यूटी में काम करे, डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों डीएनए के स्ट्रैंड इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं और एक साथ काम होता है। इस पे भी डीएनए बन रहा है, न्यू डीएनए, यहां पर भी न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, यहां पर भी न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, एक साथ स्टार्ट होगा और एक साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या है कि दोनों स्ट्रैंड्स में से किसी एक स्ट्रैंड पर ही आप एमआरएनए बना सकते हो, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो एक तरीके से आपको गाइड करेगा, ये एक तरीके से आपको रेफरेंस देगा कि अच्छा इस तरीके का एमआरएनए बनाना था, इस तरीके की कोडिंग करनी थी, ठीक है। तो जो स्ट्रैंड जो डीएनए का स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाता है उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, और जो डीएनए का स्ट्रैंड एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है उसे आप नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हो। ये कितना अजीब सा टर्मिनोलॉजीज हैं कि जो बना रहा है आप उसे नॉन कोडिंग बोल रहे हो और जो नहीं बना रहा है आप उसे कोडिंग बोल रहे हो। कहने का क्या मतलब है कि जो भी जेनेटिक कोड यहाँ पर लिखा हुआ डीएनए का एमआरएनए पे कॉपी होता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एज अ रेफरेंस लेके चलता है। क्या चलता है? इस चीज़ को एज अ रेफरेंस लेके चलता है। कैसे रेफरेंस होगा भाई? यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस लगे होंगे वो बेस पेयरिंग के हिसाब से यहाँ पर लगे होंगे लगे। अब जो एमआरएनए कॉपी होगा, ये डीएनए का जो भी जेनेटिक कोड यहाँ लिखा हुआ है वो एमआरएनए पे कॉपी होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैंड है वो उसको क्या करेगा? गाइड करेगा, रेफरेंस पॉइंट सेट करेगा, कोड करेगा। तो ये क्या है आपका कोडिंग स्ट्रैंड, ये है आपका नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब आरएनए क्या है? आपके पास 3 तरीके के हैं। एमआरएनए जो कि मैसेंजर आरएनए होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या करता है? इनिशिएट करता है, चलाता है। स्टार्टिंग किससे होगी? जब तक एमआरएनए नहीं बनेगा न्यूक्लियस में, कहां से वो बाहर आएगा? उसके बाद आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अब देखो एमआरएनए कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियस में, फिर ये साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाता है, ठीक है, और आपके साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? अब देखो इसके बारे में और आगे लिखते हैं। occurs on any one template of DNA, ठीक है। अब यहीं पर मैं क्या लिखूंगी? मैं थोड़ा सा रेप्लिकेशन के बारे में लिख दूंगी जिससे कि आपको याद रहे। पर रेप्लिकेशन में क्या होता है? रेप्लिकेशन में both the strands of DNA
both the strands of DNA responsible and work या and participate together and participate together. ठीक है, पर ट्रांसक्रिप्शन में क्या है कि सिर्फ एक ही डीएनए स्ट्रैंड रिस्पॉन्सिबल है एमआरएनए बनाने के लिए. प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए ऑन एनी वन टेम्पलेट ऑफ डीएनए. ठीक है, अब देखो, पहले मैं आपको मोटा मोटा हिसाब लिखा देती हूँ, फिर प्रॉपरली नए सिरे से स्ट्रक्चर बनाएंगे और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे. देखो, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए का स्ट्रैंड है एनी वन, वो एमआरएनए बना रहा है. बनाने का मतलब क्या है कि जो भी जेनेटिक कोड लिखा हुआ है डीएनए के ऊपर, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर, डीएनए जेनेटिक कोड कॉपीड ऑन जेनेटिक कोड कॉपीड ऑन एमआरएनए. ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा है? ये सारा काम न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है. अब ये जो एमआरएनए है कम्स आउट इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, कम्स आउट इन साइटोप्लाज्म. देयर mRNA सिग्नल्स, मोटा मोटा बता रही हूं कि ऐसा होता है, सिग्नल्स द rRNA टू कलेक्ट अमीनो एसिड्स with the help of tRNA and forms protein. सपोज करो ये आपका जेनेटिक कोड है जो कि प्रोटीन बनाता है मिथियोनिन. ये जेनेटिक कोड है AUG जो कि डीएनए ने एमआरएनए पे कॉपी किया, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में लाया, आरआरएनए देखा, आरआरएनए ने कहा कि इन तीनों को बनाने के लिए फलाना फलाना अमीनो एसिड चाहिए, वलीन दे दो, मीथाइन दे दो, वैलिन दे दो, सब दे दो, लाइसिन दे दो, आर्जिनिन दे दो, दे दिए, बन गए वेलिन बॉन्ड, एलिनिन बॉन्ड, वेलिन बॉन्ड, और ये मिथियोनिन बना दिया. अब ये मिथियोनिन क्या करेगा भाई? अमीनो एसिड किसने कलेक्ट कर रहे? टीआरएनए को, आरआरएनए को दिए. आरआरएनए क्या कर रहा है? जेनेटिक कोड पढ़ रहा है, अमीनो एसिड जोड़ रहा है. भाई देखो, ये आपका क्या है? आरआरएनए, ये एम है, ये टी है, ये अमीनो एसिड देता जा रहा है. यहाँ पर कोड लिखा हुआ है एमआरएनए का, कोड पढ़ता जा रहा है, अमीनो एसिड लेता जा रहा है, कोड पढ़ता जा रहा है, अमीनो एसिड लेता जा रहा है, कोड पढ़ता जा रहा है, अमीनो एसिड लेता जा रहा है, कोड पढ़ा, अमीनो एसिड लिया, प्रोटीन बनाया, कोड पढ़ा, अमीनो एसिड लिया, प्रोटीन बनाया. समझ में आ रहा है? कोड पढ़ा, अमीनो एसिड लिया, प्रोटीन बना लिया. तो ये वाला जो देखो, अब इधर आ जाओ, जैसे ये वाला जेनेटिक कोड है, जीन ने एक्सप्रेस किया प्रोटीन बनाकर. ये वाला जेनेटिक कोड है, जीन ने एक्सप्रेस किया प्रोटीन बनाकर. ये वाला जेनेटिक कोड है, जीन ने एक्सप्रेस किया प्रोटीन बनाकर. तो ये क्या है? ये मोटा मोटा हिसाब है ट्रांसक्रिप्शन का. अब आप इसको सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन नहीं कहोगे, ये जो प्रोसीजर है जिससे एक्चुअल प्रोटीन बना है, इसको आप ट्रांसलेशन कहोगे. ट्रांसक्रिप्शन तो बस इतना है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वहां पर दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड पर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है. वो एमआरएनए का बनना बस ट्रांसक्रिप्शन है. लेकिन जब एमआरएनए न्यूक्लियस को छोड़ के साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म में बैठे हुए राइबोसोम को बोलेगा,
कि जो उसका आरएनए है, जो राइबोसोम के ऊपर आरएनए है, आरएनए का मतलब क्या होता है, आरएनए जो राइबोसोम के ऊपर है, ठीक है, तो वो उसको बोलेगा कि देखो राइबोसोम, तुम प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री हो, तो तुम क्या करो, बुलाओ अमीनो एसिड्स को, बुलाओ, ट्रांसफर आरएनए को मैसेज जाएगा, अमीनो एसिड आएंगे, प्रोटीन बनेगा और एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या था, ये मोटा मोटा हिसाब है। ये मान लो कि आपके 3 टॉपिक्स इस फ्लो चार्ट में कवर अप हो गए। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को खोल के देखना। पहला टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा टॉपिक है जेनेटिक कोड, तीसरा टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो मेनली जो लॉजिक था, जो फ्रेमवर्क था, वो मैं बता चुकी हूँ। आप इसको नोट डाउन करो। फिर हम लोग अब प्रॉपर मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, और ट्रांसलेशन कैसे। देखते हैं इस लेक्चर में कितना कवर अप होता है, पर पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस का डायग्राम बना लेते हैं। शुड आई रब दिस? देखो, ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी में। क्या बोल रही हूं मैं? यूनिट का मतलब है देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी मेड अप ऑफ सो मेनी कंपोनेंट्स। तो टू कैरी आउट ट्रांसक्रिप्शन, we have ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, वी हैव ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। बात समझ में आई बच्चों? वी हैव ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है? मेड अप ऑफ सो मेनी कंपोनेंट्स। so many components। ठीक है, अब मैं डायग्राम बनाऊंगी और आपको कंपोनेंट्स के नाम लिख देती हूँ। देखो, अगर आपको एमआरएनए बनाना है तो एमआरएनए का प्रोसीजर कहाँ चल रहा है? सेल में, न्यूक्लियस के अंदर वी हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद ये बना लो पूरा स्टूडेंट्स। इसे आप क्या बोलोगे? ये वाला स्ट्रैंड जो एमआरएनए बना रहा है, जो स्ट्रैंड एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, आप उसे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहोगे। थोड़ा स्ट्रेंज है कि जो कोड नहीं कर रहा है, जो अपने कोड को कॉपी नहीं करवा रहा है एमआरएनए, आप उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हो। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब अब जैसे मैंने ये कोडिंग स्ट्रैंड लिया तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि इस पे एमआरएनए नहीं बनेगा और सामने वाले पे एमआरएनए बन जाएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक ही स्ट्रैंड पे बनता है, और जो बनाता है आप उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कह सकते हो। ठीक है, ये क्या है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड तो कॉमन नाम है, जो बनाएगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, आप उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड ही कहोगे। पेरेंट स्ट्रैंड भी कह सकते हो। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है डीएनए का, भाई ये डीएनए का ही हिस्सा है ना, मैंने अभी आरएनए थोड़ी बनाया, मैं तो सिर्फ डीएनए बना रही हूं। तो ये जो हिस्सा है, ये जो डीएनए का हिस्सा है, या ये जो भी सीक्वेंस है, आप इसे कहोगे प्रमोटर। आप इसे क्या कहोगे? प्रमोटर। ठीक है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। प्रमोटर की स्पेलिंग आप अपनी बुक में देख लीजिए। हाँ, सॉरी, ER है, प्रोमोटर लिख दिया था मैंने, प्रमोटर। ठीक है, और ये है आपका, देखो ये जो डीएनए की सीक्वेंस है, ये जो डीएनए की सीक्वेंस है, या ये डीएनए का वो पार्ट है जिसे आप प्रमोटर पार्ट कहोगे। ऑब्वियसली कोई ना कोई सीक्वेंस ही लिखी हुई होगी ना, और ये वाला जो पार्ट है डीएनए की सीक्वेंस का, आप इसे कहोगे टर्मिनेटर। आप इसे क्या कहोगे? टर्मिनेटर। अभी
इस लेक्चर में मैं इतना सारा नहीं बता पाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। मोटा मोटा सुन लो मैं कि देखो आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम दे रखा है, यही आपको बनाना है, यही स्टैंडर्ड डायग्राम है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। और डीएनए का वो पार्ट जो कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का हिस्सा है, आप उसे स्ट्रक्चरल जीन कहोगे। क्या कहूंगी मैं उसे? स्ट्रक्चरल जीन कहूंगी मैं। क्या कहूंगी स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चरल जीन कहूंगी। ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसमें वी हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वी हैव 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, 2 आर्म्स फॉर डीएनए। एक स्ट्रैंड जो कि एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, आप उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहोगे। उसके जस्ट सामने वाला स्ट्रैंड जो कि एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ब्लैंक बैठा रहेगा, उस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, आप उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहोगे। जो पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसमें जो बिल्कुल इनिशियल वाला पार्ट होता है, ऐसा डीएनए के सीक्वेंस वाला पार्ट जो बिल्कुल इनिशियल होगा, स्टार्टिंग में ही आपको नजर आएगा, वो आपका प्रमोटर रीजन होगा। इस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रैंड्स मार्क कर लो कि दिस इज अ 3' दिस इज 5' उसका कॉम्प्लीमेंट्री 5' और 3', ठीक है। और ये वाला जो सीक्वेंस है ये टर्मिनेटर, जो टर्मिनेट करेगा प्रोसीजर को, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ से इनिशिएट होगा, प्रमोट होगा, इस पोजीशन से स्टार्ट होगा, और टर्मिनेटर का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो हिस्सा प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच आता है वो स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये वाला ऐसा पॉइंट है इस डीएनए का स्ट्रैंड का जहां से एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूँ। मैंने आज आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था, उसका रिलेशन मैंने सबसे पहले रेप्लिकेशन से करवाया। रेप्लिकेशन अब ऐसा नहीं है, आपने बोला मैम रेप्लिकेशन तो आप अलग से भी पढ़ा सकते हो, नो, वी हैव टू फर्स्ट गेट द रेप्लिकेशन देन वी आर एबल टू गेन द नॉलेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने आज आपको ट्रांसक्रिप्शन का मोटा मोटा हिसाब बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो डायरेक्ट मैं डायग्राम बनाऊंगी और पूरा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन समझा दूंगी। देन वी विल डिस्कस द जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन प्रोसीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।